ये फुटेज आज से पहले शायद ही किसी चैनल पे आपने देखा होगा। ये आर्टरी जो आप देख रहे हैं एक पेशेंट की रियल यूट्राइन आर्टरी है। हर महीने पीरियड के वक्त इनको लगता था जैसे किसी ने शरीर से जान निकाल ली और ये टाइनी पार्टिकल्स हम सीधा यूट्राइन आर्टरी में इंजेक्ट कर रहे हैं और देखते ही देखते यूट्राइन आर्टरी का ब्लश खत्म, मतलब ब्लड बंद हो गया। देखते ही देखते अब फाइब्रॉइड श्रिंक होना शुरू हो जाएगा, वो भी बिना किसी चीरे के, बिना किसी टांके के, बिना यूट्रस को शरीर से बाहर निकाल। क्योर विदाउट कट। नमस्कार, मैं डॉक्टर रोहित, इंटरवेंशनल रेडियोलॉजिस्ट, मेदांता, लखनऊ से। और पिछले कई वर्षों से हम बिना किसी चीरे टाके के, बिना किसी मेजर सर्जरी के बहुत सारे डिजीजेस को क्योर करते आ, मतलब क्योर विदाउट कट। आज इस वीडियो में मैं आपको पूरी पिक्चर दिखाऊंगा, इमेजिंग से लेके प्रोसीजर तक की, और साथ में सबसे जरूरी बात बताएंगे कि आपको सर्जरी की जरूरत है या फिर एम्बुलाइजेशन। फाइब्रॉइड के केस में सबसे कॉमन एक्सपीरियंस जो फीमेल्स हमारे साथ शेयर करती हैं वो ये होता है कि एक तरफ या तो डॉक्टर बोलते हैं कि लिव विद द पेन, आप पेन के साथ जीते रहिए, दूसरी तरफ डॉक्टर्स बोलते हैं यूट्रस ही निकलवा दीजिए। कोई थर्ड ऑप्शन के बारे में बात भी नहीं करना चाहता, जो हम इस चैनल पे अक्सर बात करते हैं। अक्सर एज डॉक्टर्स, एज क्लिनिशियंस, हम मरीज को बहुत बार पूरी इंफॉर्मेशन देने में काबिल नहीं रहते। फाइब्रॉइड के ट्रीटमेंट के लिए सबसे इंपॉर्टेंट ये होता है कि फाइब्रॉइड की ब्लड सप्लाई को समझना। फाइब्रॉइड की ब्लड सप्लाई यानी वो पाइप्स जो फाइब्रॉइड को खाना दे रहे हैं, जिसकी वजह से फाइब्रॉइड बड़ा हो रहा है, हर महीने उसका साइज बढ़ रहा है या फिर फाइब्रॉइड सिम्टोमेटिक हो रहा है। अगर हम उसकी ब्लड सप्लाई को समझ के उसकी ब्लड सप्लाई को ही बंद कर दें तो उसको खाना मिलना बंद हो जाता है, यानी ब्लश गया, ब्लड सप्लाई गई, न्यूट्रिशन गया और फाइब्रॉइड धीरे धीरे करके श्रिंक होने लगा। हम एज एन इंटरवेंशनल रेडियोलॉजिस्ट, वैस्कुलर स्पेशलिस्ट, सबसे पहले किसी भी बीमारी का एक वैस्कुलर मैप बनाते हैं। ये समझते हैं उस बीमारी की ब्लड सप्लाई क्या है। उसको समझने के लिए हम एक अच्छी इमेजिंग कराते हैं, जैसे कि इस पेशेंट में हमने पहले एक एमआरआई कराया, उसमें कॉन्ट्रास्ट एनहांस्ड एमआरआई कराया। कॉन्ट्रास्ट एनहांस्ड एमआरआई और एमआरआई से हमने समझा कि फाइब्रॉइड की लोकेशन जो है वो इंट्राम्यूरल है, यानी यूट्राइन कैविटी की लाइनिंग के अंदर है। साथ में देखा कि वो एंडोमेट्रियल कैविटी, वो जगह जो आपके हर पीरियड्स में झड़ती है, जिसकी वजह से ब्लीडिंग होती है, उसकी लाइनिंग को डिस्टॉर्ट कर रही है। और ये जो डिस्टॉर्शन होता है, इसी की वजह से इस मरीज को हेवी ब्लीडिंग का सामना करना पड़ रहा है। इन्हीं पाइप्स को आइडेंटिफाई करने के लिए हमने एंजियोग्राफी की। एंजियोग्राफी पे जो आप एक्सट्रीम ब्लश देख रहे हैं अपनी स्क्रीन पे, वो फाइब्रॉइड की वजह से यूट्रस की बढ़ी हुई सप्लाई है। ये जो हेवी ब्लश है, ये जो ज्यादा वैस्कुलरिटी आप देख रहे हैं, ज्यादा खून की सप्लाई आप देख रहे हैं, यही इंडिकेशन बन जाता है यूट्राइन फाइब्रॉइड एम्बुलाइजेशन का, और यही सूत्र भी बन जाता है, यही साइंस भी बन जाती है कि कैसे यूएफई काम करती है इन फाइब्रॉइड पेशेंट्स। अगर वैस्कुलरिटी यानी ब्लड सप्लाई कम होने लगे, जैसे कि उन महिलाओं में जिनमें पीरियड्स आने बंद हो चुके हैं, जिसको हम अपनी भाषा में बोलते हैं पोस्ट मेनोपॉजल एज ग्रुप, यानी 55-60 से ऊपर वाली महिलाएं जिनके पीरियड्स अब आने बंद हो गए, इनके अंदर ये फाइब्रॉइड जो है धीरे धीरे करके श्रिंक होता है और कैल्सिफाइड बन जाता है। और यहाँ पे ट्रीटमेंट स्ट्रेटेजी यानी ट्रीटमेंट का तरीका भी अलग हो जाता है। वीडियो को यहाँ पॉज करके अपनी रिपोर्ट्स उठाइए। एमआरआई हुआ है तो उसमें एनहांसमेंट हुई है, अगर एनहांसमेंट है तो नीचे कमेंट में लिखिए साइज और लोकेशन, और अगर अल्ट्रासाउंड हुआ है तो लोकेशन देखिए, साइज देखिए और कमेंट में लिखिए लोकेशन और साइज। मैं पर्सनली खुद रिप्लाई करूंगा आपके कमेंट्स का। अब मैं आपको कैथ लैब के अंदर दिखाऊंगा कि कैसे हम इन पाइप्स को, इन यूट्राइन आर्टरीज को लाइव बंद करते हैं, और साथ में ये भी बताएंगे कब इनको बंद नहीं करना चाहिए। इस मरीज का प्रोसीजर शुरू होता है जांघ के ऊपर की नस में एक छोटे से छेद से, कितना बड़ा, करीब 1 मिलीमीटर का। उस सुई के माध्यम से हम एक पतली सी शीट को इंसर्ट करते हैं जिसका साइज करीब 2 मिलीमीटर का होता है, और उस 2 मिलीमीटर की शीट के अंदर से हम करीब 1 से 1.5 मिलीमीटर के पतले तारों के माध्यम से, जिनको हम अपनी भाषा में कैथेटर्स बोलते हैं, ब्लड वेसल्स के अंदर लेकर जाते हैं। इन कैथेटर्स को लेके जाने के लिए कोई बड़ा कट नहीं, कोई जनरल एनेस्थीसिया नहीं। इन कैथेटर्स को हम लाइव स्क्रीन पे एक्सरे की मदद से देखते हैं, और एनाटॉमी को समझ के, जो हमने पहले ही समझ ली थी, उसको समझ के हम पतले तारों के माध्यम से यूट्राइन आर्टरी के अंदर तक पहुंच जाते हैं। यूट्राइन आर्टरी यानी फाइब्रॉइड का मेन पाइपलाइन। इसमें कॉन्ट्रास्ट डाल के हम इस ब्लश को समझते हैं। हम जैसे ही कॉन्ट्रास्ट डालते हैं वैसे ही फाइब्रॉइड एकदम से चमक जाता है।
और जो हिस्सा चमकता है वही हमारा टारगेट होता है, प्रिसीजन टारगेट। फिर क्या, टारगेट के अंदर हम जाते हैं और जाके पतले पार्टिकल्स जो माइक्रोमीटर साइज के होते हैं उनकी मदद से उस ब्लड सप्लाई को, उस ब्लश को, उस एक्स्ट्रा ग्लो को खत्म कर देते हैं। मेन पाइप बंद, ब्लड सप्लाई बंद और फाइब्रॉइड का श्रिंकेज शुरू। बट ध्यान देने वाली बात यह होती है कि जब हम इंजेक्शन करते हैं तो बहुत ध्यान से फ्लोरोस्कोपी में देख कर करते हैं, एक्सरे में लाइव देख के करते हैं, जिससे कोई भी मिस टारगेट हिट ना हो, केवल टारगेट पे ही दवाई जाए। इसी वजह से हमारे केसेस में रिजल्ट्स बहुत अच्छे आते हैं। प्रोसीजर के बाद में पतले तारों को हम बाहर निकाल देते हैं शरीर से बाहर निकालने के बाद जो शीट हमने डाली थी 2 मिलीमीटर की, उसको निकाल देते हैं। आर्टरी को करीब 5 से 10 मिनट कंप्रेस करते हैं और फिर क्या, मरीज को वार्ड में शिफ्ट और मरीज की रिकवरी शुरू। और अगले 24 से 48 घंटे में मरीज डिस्चार्ज होकर अपने घर भी चला जाता है। और हाँ रुकिए, मजे की बात यह है सारा प्रोसीजर जनरल एनेस्थीसिया में नहीं, लोकल एनेस्थीसिया में होता है। अब एक ऑनेस्ट बात, क्या यूएफई सब मरीज के लिए सही है? नहीं, यूएफई सही है अगर आपको सिम्टोमेटिक फाइब्रॉइड्स, उम्र कम है और यूट्रस को बचाना है। लेकिन अगर कैल्सिफाइड फाइब्रॉइड है या पोस्ट मेनोपॉजल ब्लीडिंग है, यानी पीरियड्स बंद होने के बाद भी ब्लीडिंग अभी भी हो रही है, या फिर पेडंकुलेटेड फाइब्रॉइड्स है जिसके अंदर एक स्टॉक होती है, यानी फाइब्रॉइड यूट्रस एक पतले से तार के माध्यम से जुड़ा हुआ है, ऐसे केसेस में अक्सर सर्जरी यूएफई से बेहतर हो। क्या आपको ट्रीटमेंट की जरूरत है? इसका एक रफ आइडिया अभी घर बैठे लगा सकते हैं। सिंपल सेल्फ स्कैन के माध्यम से अपनी अल्ट्रासाउंड की रिपोर्ट उठाइए, उसमें देखिए फाइब्रॉइड की लोकेशन क्या है, इंट्राम्यूरल है, सबम्यूकोसल है या सबसेरोसल। डॉपलर में देखना है कि ब्लड सप्लाई कैसी है, क्या डॉपलर पे नसें ज्यादा दिखाई देती हैं। तीसरा, सिम्टम्स देखने हैं, क्या आपको प्रेशर सिम्टम्स हैं, यानी फाइब्रॉइड की साइज की वजह से बार बार यूरिनेशन होता है, कॉन्स्टिपेशन होता है, या इनकम्प्लीट इवैक्यूएशन ऑफ यूरिन की फीलिंग आती है, मतलब कि पेशाब तो किया बट ऐसा लगा कि ब्लैडर अभी भी भरा हुआ है। क्या पेट का निचला हिस्सा हमेशा हैवी लगता है, यानी पेड़ों में भारीपन लगता है, या फिर एक्सेसिव ब्लीडिंग है। अगर इन चीजों का आंसर हाँ है तो शायद आपके लिए वेट करना सही नहीं है। जब मैं अपनी एंजियोग्राफिक स्क्रीन पे या कैथ लैब की स्क्रीन पे किसी फाइब्रॉइड का ब्लश गायब होता हुआ देखता हूँ तो वो मेरे लिए सिर्फ एक मेडिकल रिजल्ट नहीं है, मेरे लिए वो एक होप है जो मैंने किसी पेशेंट को दी, किसी मरीज का चॉइस का वो मोमेंट जो शायद उसे पहले कभी ना मिला। अगर आपके भी डॉक्टर ने सर्जरी एडवाइस की है या आपके परिवार में किसी को फाइब्रॉइड है और कंफ्यूजन है कि सर्जरी कराएं या एम्बोलाइजेशन या पूरा यूट्रस ही निकलवा दें, तो ये वीडियो उनके साथ जरूर शेयर करें, शायद उनका यूट्रस निकलने से बच जाए। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए क्योंकि इस चैनल पे हम अक्सर बीमारियों के बारे में और बीमारियों का कैसे इलाज करते हैं बिना किसी चीरे, बिना किसी टांके के बात करते रहते हैं। कमेंट में हमें जरूर बताएं कि आप क्या चाहते हैं, किस पे हम अपना अगला वीडियो बनाएं फाइब्रॉइड को लेकर। धन्यवाद।